Hello friends, I am Dr. Manish M. Bhardwaj. I am a plastic surgeon in Zenith Clinics. आज हम राइनोप्लास्टी के संबंध में बात करेंगे। अब जो फंक्शनल राइनोप्लास्टी होती है वो मुख्यतः उन मरीजों में की जाती है जिनके जिनके कि अपने एयरवे के अंदर ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जिसमें हमारे मुख्यतः मरीज डेविटेड नेजल सेप्टम वाले आते हैं। वो मरीज जो हमको ये बोलते हैं कि उनको क्योंकि नाक का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा या हड्डी जो रहती है सेप्टम हम जिसको बोलते हैं, जो ये वाला हिस्सा रहता है इधर, उसको वाले भाग को जो जहाँ जो हड्डी रहती है उसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसका झुकाव या मुड़ाव एक तरफ रहता है। दूसरे तरह के मरीज आते हैं, वो आते हैं हमारे पास कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी वाले। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी वाले वे मरीज हैं जो कि अपनी नाक की शेप या अपीयरेंस को लेकर संतुष्ट नहीं है। जैसे कि क्योंकि हर इंसान के अंदर नाक की शेप डिफरेंट होती है। किसी इंसान की नाक मोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी की तीखी होगी, किसी की मोटी होगी या चौड़ाई वाली नाक होगी। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी नाक देखने में ज्यादा अच्छी लगे, क्योंकि मुख्यतः हमारे चेहरे ऊपर जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, जो फर्स्ट थिंग जिस पर हमारी नजर पड़ती है किसी भी इंसान के चेहरे पर, वो हमारी नाक होती है, क्योंकि वो हमारे चेहरे से उभरे हुए भाग है। अब नाक के अंदर हमारे कुछ तरह की जो दिक्कतें आती हैं, उसमें मुख्य दिक्कतें आती हैं जो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बताऊंगा। कि हमारे पास सबसे ऊपर आएगा ये वाला भाग, जो कि इसको डॉर्सम ऑफ द नोज बोला जाता है। डॉर्सम ऑफ द नोज, अगर ये वाला हिस्सा धंसा हुआ है, चपटा हो रखा है, तो उससे कारण हमारी नाक बड़ी अजीब सी लगती है। तो इसको हम ऑपरेशन के द्वारा सुधार सकते हैं। अब इसके अंदर जो डॉर्सम वाला भाग है, इसको सुधारने के लिए हम दो तीन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सेप्टल कार्टिलेज होता है जो नाक से ली जाती है, दूसरा ईयर कार्टिलेज होता है जो कान से पिछले हिस्से से लिया जाता है, जिसमें जो निशान भी बनता है वो कान के पिछले हिस्से में आता है, आगे के हिस्सा में नहीं आता है। और जो कार्टिलेज निकालने के बाद भी कान का शेप वैसे ही वैसे मेंटेन रहता है। तीसरी चीज हम इसके अंदर जो काम में लेते हैं वो रहते हैं सिलिकॉन वाला मटेरियल, जिसको हम उसी हिसाब से शेप से बना देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, जिससे कि वो चीज अपनी जगह पे रहेगी और वो स्टेबल रहेगी और उससे हमारी नाक अच्छी लगेगी। अब इसी के अंदर हमारे और भी चीजें आती हैं, जिसमें नाक ऊपर से चौड़ी रहे और नाक नीचे से चौड़ी रहे। अब ऊपर से चौड़ी रहता है, उसका मुख्य भाग या मुख्य कारण रहता है हमारे नाक की हड्डी रहती है, जो नेजल बोन्स रहती हैं और कार्टिलेज वाला पार्ट दोनों रहते हैं। मुख्य भाग बनाता है वही नेजल बोन्स। हम नेजल बोन्स को पतला करने के लिए हम उनको फ्रैक्चर करते हैं, जिसको हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं। उसके लिए हम छोटे छोटे नाक के ऊपर और पास वाले हिस्से में आधे आधे सेंटीमीटर के छोटे छोटे इंसिजन लगाते हैं, एवं उसके द्वारा हड्डी को तोड़ा जाता है और बाद में उसको एक स्प्लिंट लगा के फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा भाग जो हमारे आता है वो आता है नाक का नीचे वाला हिस्सा। अब नीचे वाले हिस्से में हम देखेंगे किसी की नाक तीखी रहती है, किसी की नाक चौड़ी रहती है। अब हमको अगर किसी की नाक को चौड़े से पतला करना है, उसके लिए भी हमारे पास दो तीन तरह के मुख्य प्रोसीजर्स रहते हैं। उसके अंदर हम जो कार्टिलेज वाला भाग रहता है, हम कार्टिलेज वाले भाग को काट के ऑपरेशन करके छोटा कर सकते हैं और उसको शेप में ला सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारे रहते हैं, इनको हम एला बोलते हैं, और जो इस वाला भाग है इसको हम एलार बेस बोलते हैं। इन भागों को भी हम छोटा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो एलआर बेस वाला पार्ट है वो उसको ऑपरेशन के द्वारा छोटा कर देते हैं, उसको हम एलआर बेस रिडक्शन बोलते हैं। इससे मुख्यतः जो अपीयरेंस में जो बदलाव आता है उससे ये आता है कि जो हमारा ये वाला भाग जिसको हम नॉस्ट्रल्स वाला पार्ट है, आउटर अपीयरेंस पे नॉस्ट्रल्स वाला भाग छोटा हो जाता है। और अगर हम साथ में यहाँ पर कुछ जो इसको भाग को हम कॉलमेला बोलते हैं, इस कॉलमेला वाले भाग के अंदर हम सिलिकॉन का मटेरियल भी डाल सकते हैं, जिससे इसको लंबा कर सकें। अगर हम इसे लंबा कर देते तो भी हमारा भाग ये वाला नॉस्ट्रल वाला भाग ये छोटा हो जाता है, या हम उसको एलआर बेस रिडक्शन द्वारा छोटा कर देते हैं। मुख्यतः ये 3-4-5 प्रोसीजर्स रहते हैं जिनकी और आवश्यकता पड़ती है, एवं कई मरीजों के अंदर आपको 2 या 3 प्रोसीजर्स साथ में करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से चीजें जो रहती हैं, उस हिसाब से चीजों का जो ऑपरेशन की कीमतें हैं वो बदलती रहती है। अब जो इसमें हमारे पास काफी मरीज आते हैं जिनके अंदर जो ये वाला भाग रहता है, अगर हम उस पेशेंट को हम फोटो जब लेते हैं, मरीज से पूछते हैं कि तुमको दिक्कत मुख्यतः कहां पर है, तो उसके अंदर हम मुख्यतः मरीज के फोटो एक सामने से रहते हैं जिसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, और साथ में एक लेटरल व्यू बोलते हैं। लेटरल व्यू में जब देखते हैं तब उसके अंदर देखते हैं कि मरीज का जो ये वाला भाग है, इसको हम डॉर्सम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अगर ये वाला चीज उभार लिए होता है तो वो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, उसको हम डॉर्सल हम्प बोलते हैं। इस डॉर्सल हम्प को भी रिड्यूस करने के लिए हमको कभी कभी किसी किसी केसेस में ऑस्टियोटमी की जरूरत पड़ती है,
नहीं तो कई बार हम ऑपरेशन द्वारा या घिसकर भी, हमारे पास विशेष तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उससे घिसकर भी उस वाले भाग को डॉर्सल हम रिडक्शन जिस प्रोसीजर को बोला जाता है वो काम कर सकते हैं। अब राइनोप्लास्टी के अंदर मुख्यतः जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लोगों को, वो कॉम्प्लिकेशन आती है, मेनली आती है स्वेलिंग की, कि आपको चेहरे पे सूजन आएगी, वो सूजन 5 से 7 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाती है, खत्म हो जाती है। सूजन उन मरीजों में ज्यादा आती है जिन मरीजों की ऑस्टियोटॉमी की जाती है, हड्डी तोड़ी जाती है, उनमें हम बता रहे हैं मैक्सिमम 5 से 7 दिन का समय लगता है। लेकिन जिन मरीजों में ज्यादातर ऑस्टियोटॉमी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके अंदर सूजन बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। और अगर हम और देखा जाए तो हम और भी तरीके से इन मरीजों को हम और भी बेहतर से बेहतर अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि हम फंक्शनल राइनोप्लास्टी और हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी दोनों में बराबरी तौर पर पारंगत हैं। इस संबंध में अगर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपके ऑपरेशन के लाइव वीडियोस भी हैं एवं कई और केसेस भी हैं जिनके बारे में हमने कैसा प्री ऑप पिक्चर था, पोस्ट ऑप कैसा वो लुक आया है, तो हम इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। एवं इसके बारे में अगर आप कुछ जानने में इच्छुक हैं तो ऊपर दिए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।